हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ इसमें मैं आपको देने वाली हूँ एक लिस्ट जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री यूनिट के। मैंने अभी कुछ वीडियोज अपलोड किए थे थोड़े दिन पहले जिसमें मैंने आपको एक टॉपिक दिखाया था CSI नेट लाइफ साइंस में मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से, जिसमें आपने देखा था कि वो टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ था। और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि आपके CSI नेट लाइफ साइंस के पेपर में कुछ टॉपिक हर यूनिट के ऐसे होते हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। आप उनको रिपीटेड टॉपिक बोल सकते हो, आप उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, क्योंकि वो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि मैं सब यूनिट से कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दूँ। ये काम चूँकि जिम्मेदारी वाला है तो मैं चाहती थी कि जो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूँ वो ऐसी हो जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने बायोकेमिस्ट्री की प्रिपेयर की है, बाकी अभी अंडर प्रिपरेशन है। जैसे जैसे पर यूनिट प्रिपेयर होता जाएगा मैं आपको ये लिस्ट अवेलेबल कराती रहूँगी। ये मेरी एनालिसिस है, मेरा डेटा है, जो मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके देखा, जो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और मैं आपको फैक्ट के साथ में दिखाऊंगी कि एटलीस्ट की जो प्रीवाईक्यू की बुक है उसके थ्रू मैं आपको ले चलूँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि वो सारे टॉपिक्स आपके बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको MCQ बुक के पास में ले चलती हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन जस्ट आपको दिखाने वाली हूँ। ये कैटलिस्ट की जो MCQ बुक है, आई होप आप सभी के पास में होगी। तो कैटलिस्ट की जो MCQ बुक है वहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सब सेग्रीगेटेड मैनर में मिल जाते हैं। मैक्सिमम बच्चों के पास ये किताब रहती है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसी बुक को मैं ओपन कर रही हूँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो टॉपिक्स कुछ ऐसे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी, फिर मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ अभी मिलेगा आपको वीडियो में। तो ये बायोकेमिस्ट्री यूनिट का पोर्शन अभी है। देखो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एक टॉपिक आप पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म में, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है पायरुवेट, पायरुवेट के बाद बनता है एसिटिल कोएंजाइम, जिससे शुरुआत होती है सिट्रिक एसिड साइकिल की। मतलब ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के बीच में एक स्टेप होती है जिसमें होता है पायरुवेट का ऑक्सीडेशन। पायरुवेट बनता है एसिटिल कोएंजाइम में, फिर शुरू होती है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इस स्टेप में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है PDH कॉम्प्लेक्स नाम का, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नाम का। मतलब ये प्रोसेस कौन सी है? पायरुवेट के ऑक्सीडेशन की, पायरुवेट के एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्जन की। एंड ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इस टॉपिक पे आपको रिपीटेडली क्वेश्चंस मिलेंगे। कभी PDH एंजाइम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, P1 E1 E2 E3 एंजाइम कौन सा है, कभी PDH कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेट होकर एक्टिवेट होता है कि डीफॉस्फोराइलेट होकर एक्टिवेट होता है, PDH कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से कोफैक्टर्स होते हैं, PDH कॉम्प्लेक्स जब पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम में बनाता है तो उसको फीडबैक इनहिबिशन कैसे किया जाता है, क्योंकि उसका एंड प्रोडक्ट NADH और एसिटिल कोएंजाइम में होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और भी ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही फेवरेट एंड रिपीटेड टॉपिक जिसको आप सब एग्री करेंगे, ये है प्रोटीन सीक्वेंसिंग का टॉपिक। कोई पेपर ऐसा है नहीं आपका, आप 2010 से उठा लेंगे और 2023 तक पेपर आप देखेंगे, दिसंबर 23 है ना, ये तो जून 23 का क्वेश्चन है, दिसंबर 23 में भी आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोटीन सीक्वेंसिंग का। बस पहले मैं आपको कुछ ग्लिम्स दे रही हूँ, फिर मैं अभी आपको लिस्ट देने वाली हूँ। तो ये प्रोटीन सीक्वेंसिंग का, जहाँ पर आपको पॉलीपेप्टाइड दिया जाता है और आपको अलग अलग प्रोटीन्स के थ्रू क्लीव करके उनका सीक्वेंस या उनकी साइट आपसे पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एक और टॉपिक एंजाइम काइनेटिक्स का, जिसमें आपको मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स की कॉन्सेप्ट है, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट है, स्पेसिफिक एक्टिविटी है, कैटालिटिक एफिशिएंसी है। इस पे न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, और आपको इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चंस भी मिलते हैं। मतलब एंजाइम काइनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हम रिपीटेड टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये पायरुवेट जनरेटेड बाय ग्लाइकोलिसिस, जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक, एक और क्वेश्चन जो अभी CSIR ने, पहले तो बहुत क्वेश्चंस नहीं आते थे, अभी कुछ पेपर्स से अगर मैं बोलूँ तो एक टॉपिक इन्होंने रिपीट करना शुरू करा है, वो है DL कॉन्फ़िगरेशन अमाइनो एसिड का और RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चंस अभी रिपीटेडली आ रहे हैं, तो ये टॉपिक भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एक भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप पढ़ते हैं, कौन सा? प्रोटीन का टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम टर्सरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए मायोग्लोबिन पढ़ते हैं और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट है। आप देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया और ये भी रिपीटेडली आपको मिलता है। ठीक, ये आप देख सकते हैं एंजाइम काइनेटिक्स का, मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे का, मतलब मेटाबॉलिज्म पाथवे का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एक टॉपिक आप पढ़ते हैं रेगुलेशन एंजाइम का, एंजाइमेटिक रेगुलेशन में एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन की, जहाँ पर आप फीडबैक इनहिबिशन की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। उस पर भी अभी रिपीटेडली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक,
ये अब क्वेश्चन अगेन आपका मिकेलिस मेंटन से। एक टॉपिक और आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, रिपीटेडली क्वेश्चंस मिलते हैं। अभी आपको बाकी के क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। एक डिक्सन प्लॉट है जो भी पूछा जा रहा है, ठीक। एंजाइम्स कुछ है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन सिंथेस, पायरुवेट काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, इनका रेगुलेशन, कौन इनको कैसे इनको एक्टिवेट किया जा रहा है, कैसे इनको डीएक्टिवेट किया जा रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिखाई हैं। अब हम लोग चलेंगे सीधे उस लिस्ट के पास में जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, है ना, कि कौन कौन से टॉपिक एग्जैक्टली आपको पढ़ने हैं। पढ़ना तो आपको सब कुछ है, बट रिपीटेड टॉपिक मैं आपको बता दी हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। तो देखो, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों में एक बार आपको सिलेबस दिखा दूँ। सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका CSI नेट लाइफ साइंस का जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी नाम से, तो इस सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं रिलेटेड टू प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड, है ना, थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर है आपका। और एक टॉपिक और यहाँ पर आप पढ़ते हैं, कौन सा, DNA RNA का, मतलब न्यूक्लिक एसिड का कॉन्फर्मेशन। मैंने इस पोर्शन में उस टॉपिक को आज कंसीडर नहीं किया है। कारण क्या है, जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कैटलिस्ट में, जो हम टीचिंग करते हैं, उसमें हम इस टॉपिक को जो ABZ DNA का स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिटेल है वो हम लोग मॉलिकुलर में देते हैं। कारण क्या है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सारी प्रोसेस पढ़ते हैं जो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक आपको वहीं मिलेगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, बट यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन हम नहीं कर रहे हैं, हम पहले आपको बता दे रहे हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर हैं उन सबको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, चाहे एंजाइम काइनेटिक्स की बात हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो, प्रोटीन केमिस्ट्री हो, है ना, या प्रोटीन केमिस्ट्री के अलग अलग इंटरैक्शंस हो। तो ये जो इतने सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं अभी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट में, उनमें मैंने लिस्टिंग की है ना। सबसे पहले लिस्टिंग मैंने कुछ ब्रॉड तरीके से की है और इनको अभी हम सब टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस मतलब पिछले 5-6 सालों में अगर आप देखो तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ, क्योंकि देखो कुछ 15 साल पहले पेपर्स में क्वेश्चंस आते थे, कुछ क्वेश्चंस ऑब्सलीट हो जाते हैं, वो नहीं आते, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, तो मैंने उनके एनालिसिस से चीज़ें तैयार करी है, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में पहले मैंने अमाइनो एसिड डाला है, उसके बाद मैंने प्रोटीन केमिस्ट्री डाला है, फिर एंजाइम काइनेटिक्स, फिर मेटाबॉलिज्म और फिर थर्मोडायनेमिक्स। अब इनमें भी अमाइनो एसिड में कौन कौन सी चीज़ें आपके CSIR में ज़्यादा रिपीटेडली पूछी जाती हैं उनकी भी लिस्ट देख लेंगे, ठीक। और मैं क्वेश्चन भी अभी आपको एंड में दिखाऊंगी। तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अमाइनो एसिड, है ना। जैसे आप 22 अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं और बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड अनकॉमन अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं, तो सब अमाइनो एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। उन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर के स्टेटमेंट वाले कंपेयर करके मिल जाते हैं। अभी एक लेटेस्ट टॉपिक और आपको ये रिपीटेड मिल रहा है, DL कॉन्फ़िगरेशन अमाइनो एसिड का और RS कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आप पढ़ते हैं, सीरीन एटसेट्रा का, ठीक। एक अभी रिपीटेड टॉपिक आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, चाहे अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेशन हो, या किसी प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेशन हो, या फिर PKR वैल्यूज़ हो डिफरेंट अमाइनो एसिड की, इन पे भी क्वेश्चन अभी रिपीटेडली आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक अभी ये बहुत फेवरेट बना हुआ है, काफ़ी समय से रिपीट हो रहा है आपका, पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन की कॉन्सेप्ट। यहाँ से भी क्वेश्चंस अभी रिपीट हो रहे हैं, तो चांसेस है इनके भी फिर से आने की। उसके बाद एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा वो ये रहा कि हर एक अमाइनो एसिड का जो एक आपको एक्सेप्शनल कैरेक्टर मिलता है। जैसे अगर हम बात करें प्रोलीन की, तो प्रोलीन में आपको प्रोलीन में आपको जो पायरोलिडीन रिंग मिलती है, प्रोलीन का जो सिस ट्रांस दोनों कॉन्फिगरेशन एज्यूम करने का करेक्टर होता है, प्रोलीन में जो NH का इन्वॉल्वमेंट होता है, फाई का रिस्ट्रिक्शन होता है रोटेशन में, मतलब जितने भी करेक्टर्स प्रोलीन के हैं जो उसको एक्सेप्शनल कंडीशन में ले जाते हैं। या अगर हम सिस्टीन की बात करें तो इसके साथ जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने की कॉन्सेप्ट जुड़ी है इसके रिएक्टिव सल्फाइडिल ग्रुप के कारण, ठीक है, जिसको आप बीटा मैकेपनॉल से क्लीव करते हैं क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड और कोई नहीं बनाता है। या आप मेथियोनिन की बात करें जिसके पास सल्फर होता है लेकिन वो डाइसल्फाइड नहीं बनाता है, वो भी एक्सेप्शनल कंडीशन है। या आप आइसोल्यूसिन की बात करें और आइसोल्यूसिन के साथ थ्रियोनिन की बात भी कर सकते हैं जो 2 कायरल कार्बन रखता है। ऐसे सीरीन आपको मिलता है जिसमें आपको एक्सेप्शनल कंडीशन मिलती है RS सिस्टम की, जो आप RS कॉन्फिगरेशन पढ़ते हैं उसमें सीन आपका एक्सेप्शन मिलता है। और अगर आप ग्लाइसिन की बात करें तो एक आयरल होता है। अरोमेटिक अमाइनो एसिड से भी अभी रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इनकी जो एब्जॉर्बेंस की कॉन्सेप्ट है, ये एक्सेप्शनल कंडीशन है, अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स ही एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो मैं आपको इसलिए डिटेल्स बता रही हूँ क्योंकि 2 नंबर में या 4 नंबर के स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं रिपीटेडली। तो जितने भी एक्सेप्शनल करेक्टर्स हैं अमाइनो एसिड्स के उनको भी आपको जरूर याद करना है। PI वैल्यू करनी है, PKR वैल्यू करनी है, स्ट्रक्चरल डिटेल एनालाइज करनी है, और जो एक्सेप्शनल करेक्टर्स हैं इनके स्पेशली प्रोलीन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन,
मेथियोनिन, सिस्टीन, या जैसे सीरीन, एस्पेराजीन है जहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस होती है, तो किसी और रेसिडी पे तो होता नहीं है। एलिनिन ग्लाइकोसाइलेशन एस्पेराजीन पे, ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन सीरीन पे। तो ये सब एक्सेप्शनल कंडीशन है जहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ये था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक लेंगे प्रोटीन का। मैंने वही टॉपिक्स अभी निकाले हैं। देखिए पढ़ना आपको सब कुछ है, बट ये बहुत रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो इनको तो ज़रूर से पढ़ना है आपको, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप केवल आप यही पढ़ेंगे, आपको सब कुछ पढ़ना है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोटीन वाले टॉपिक का है। तो प्रोटीन में अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा भी रही थी, एक बहुत ज़्यादा रिपीटेडली, मतलब मेरे ख्याल से 2010, 11, 12 के बाद कभी शायद कोई पेपर ऐसा रहा हो जिसमें प्रोटीन सीक्वेंसिंग, शायद एक बार बीच में कभी ऐसा हुआ था कि सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन नहीं आया था, अदरवाइज पिछले 10-12 साल से सीक्वेंसिंग पूछी ही जा रही है। अनफॉर्चुनेटली जो दिसंबर 23 का पेपर था उसमें जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया था वो थोड़ा गलत था, है ना। मतलब उस क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग में थोड़ी कमी रह गई थी। अदरवाइज अभी तक जितने प्रोटीन सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं, और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एक प्रोटीएज की टेबल जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लाइफ साइंस की जो फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज की कैटलिस्ट की थियरी बुक है, वहाँ पर एक टेबल मैं अभी आपको दिखाऊंगी प्रोटीएज वाली। उसी प्रोटीएज की टेबल से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग के, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, कभी कभी 2 नंबर का भी तो पक्का है, ये बहुत रिपीटेडली मिलता है आपको। दूसरा टॉपिक जो काफ़ी बड़ा है, मैंने लिखा है इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप बड़े सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, आप अल्फा हेलिक्स पढ़ते हैं, आप बीटा शीट पढ़ते हैं, आप बीटा टर्न पढ़ते हैं, है ना, आप 2.27 रिबन पढ़ते हैं, आप पाई हेलिक्स पढ़ते हैं, है ना, आप पॉलीप्रोलीन पढ़ते हैं, और इन सब पे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। इन सब पे आपको पाई हेलिक्स, इसके बाद मैंने लिखा पॉलीप्रोलीन, ठीक है, पॉलीप्रोलीन, इन सब पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और इनके अलग अलग कैरेक्टर्स पे। अभी पिछला जो पेपर आपका था, उसके पहले का पेपर, मतलब पिछले कई बार से इन सब का, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न की कॉन्सेप्ट हो, जो अभी मैं कल वाले वीडियो में आपको दिखा भी रही थी टेबल बनाने को लेके कि अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न कैसे होता है, या फिर इनमें नंबर ऑफ रेसिड्यू पर टर्न क्या है। जैसे अल्फा हेलिक्स में प्रोलीन और ग्लाइसिन नहीं होता है, बीटा शीट में आपको एलेनिन मिलेगा, ग्लाइसिन मिलेगा। अगर आप बीटा टर्न देखें तो वहाँ पर आपको प्रोलीन ज़रूर मिलेगा। तो जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो सब आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पूरा पूरा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेडली मिलता है आपको। नेक्स्ट है आपका रामाचंद्रन प्लॉट। इसका तो कहना ही क्या, जो CSIR की प्रिपरेशन कर रहा है और जिसने रामाचंद्रन प्लॉट नहीं तैयार किया वो तो बेकार ही है ना। बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये, रिपीटेड टॉपिक है रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने ये डायग्राम बनाया और आपने चारों क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ को रट ली, नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। आपको अगर रामाचंद्रन प्लॉट तैयार कर रहे हैं तो आपको फाई एंगल, साई एंगल, ओमेगा एंगल, जो प्रोलीन की एक्सेप्शनल कंडीशन है, लीस्ट एरिया प्रोलीन क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है, या रामाचंद्रन प्लॉट क्यों बनाया गया, फाई साई को ही क्यों लिया गया, ओमेगा को क्यों नहीं लिया गया, वो सारे पॉइंट्स आपको करने हैं। या बीटा शीट की बीटा शीट की फाई और साई वैल्यू क्या है, एंटी पैरेलल या पैरेलल बीटा शीट की फाई साई वैल्यू क्या है, या क्यों फाई के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, क्यों ओमेगा के अराउंड पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस, मतलब केवल ये ग्राफ नहीं है रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड ग्रुप से रिलेटेड हो, फाई साई एंगल से रिलेटेड हो, या ओमेगा से रिलेटेड हो, या इनके रोटेशन पॉसिबिलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो सारी कॉन्सेप्ट आपकी रामाचंद्रन प्लॉट में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आएगा आपका टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिखाया था। एक कॉन्सेप्ट आप हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की पढ़ते हैं, जिसमें आप इनका रेस्पेक्टिव डिसोसिएशन ग्राफ पढ़ते हैं, और अलग अलग फैक्टर्स की कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है O2 के लिए वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मतलब इसकी काइनेटिक्स एक तरीके से पढ़ते हैं, और इसका स्ट्रक्चरल डिटेल भी, कि हीमोग्लोबिन का R स्टेट क्या है, हीमोग्लोबिन का T स्टेट क्या है, T स्टेट क्यों साल्ट बेस से स्टेबलाइज हो रहा है, R स्टेट क्यों ऑक्सीजन बाइंडिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, बोर इफेक्ट क्या है, बोर इफेक्ट में कैसे प्रोटॉन रिमूव होता है, वो कार्बामाइन हीमोग्लोबिन बनने की प्रोसेस कौन सी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। या 2,3-BPG बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो पूरी पूरी डिटेल्स पे आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। एक टॉपिक और है आपका प्रोटीन रिनेचुरेशन और प्रोटीन स्टेबिलिटी। इस पर भी कुछ क्वेश्चंस अभी रिपीट हो रहे हैं, तो आप चाहें तो ये टॉपिक भी कवर कर लेंगे। ये तो आपके काफ़ी रिपीटेड टॉपिक है, बट इन पर भी अभी रिपीटिशन मुझे मिल रहा है। प्रोटीन रिनेचुरेशन में एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं एनिफेंसन एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, जिसमें आप यूरिया यूज़ करते हैं और बीटा मर्केप्नॉल यूज़ करते हैं RNase-H के ट्रीटमेंट के लिए। तो इन दोनों रीजन का बार बार इफेक्ट, चाहे प्रोटीन की स्टेबिलिटी पे हो, इसके रिनेचुरेशन पे हो, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलते हैं। तो ये आपका हो गया अमाइनो एसिड का और प्रोटीन केमिस्ट्री का टॉपिक।
दूसरा जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है एंजाइम का, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका एंजाइम का, बट इसमें भी मैं आपको वो एरियाज दिखाने वाली हूँ जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजाइम से मतलब क्या है, आप जब मैं आपको ले चलती हूँ जरा सा दिखाने के लिए कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। देखो, जब आप एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो एंजाइम से कुछ फीचर्स आप पढ़ते हैं, है ना। एंजाइम से कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, लाइक एंजाइम रिएक्शन की इक्विलिब्रिया को अफेक्ट नहीं करता है ना। एंजाइम किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को केवल चेंज करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा और रिएक्शन की इक्विलिब्रिया को चेंज नहीं करेगा। आपके एटलीस्ट अगर थ्योरी बुक आपके पास में होगी, जो मैंने अभी ओपन की है वॉल्यूम 2 वाली, तो इसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं बस आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हम ये नहीं बता रहे कि आपको लॉक एंड की मॉडल पढ़ना है, नहीं, ये बात नहीं है। एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक से मतलब क्या है कि जब एंजाइम किसी भी रिएक्शन में होगा तो रिएक्शन को किस तरीके से चेंज करेगा, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। तो वो पूरी डिटेल, जैसे एंजाइम इक्विलिब्रिया को अफेक्ट नहीं करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, कैसे करेगा, एक वीक इंटरेक्शन होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, के प्राइम EQ आपका अनअफेक्टेड रहेगा। 2 नंबर में, 4 नंबर में सब में क्वेश्चन आए हैं आपसे, ठीक है। या ये फ्री एनर्जी को, जो थर्मोडाइक करेक्टर है रिएक्शन का, उसको चेंज नहीं करेगा। तो इस पे आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। पूरी एंजाइम काइनेटिक्स आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिया है। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो है, पीएच से एंजाइम कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से कैसे होंगे। तो दूसरा ये टॉपिक आपका है जो अभी हम लिस्ट में आ रहे हैं। दूसरा टॉपिक आपका मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स का है, ठीक है। तो वापस से आ जाएंगे, देखो जो मैंने लिखा यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम मैंने आपको दिखाया, ठीक है। दूसरा, एंजाइम की काइनेटिक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स, टेम्परेचर भी है, पीएच भी है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप एक्टिवेटर डालें तो एंजाइम की एक्टिविटी कैसे इन्फ्लुएंस होगी। लेकिन ये वाला टॉपिक, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा एंजाइम की एक्टिविटी पे, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं। और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, एक ग्राफ आप पढ़ते हैं, और मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट Km, है ना। बहुत फेवरेट, बहुत रिपीटेडली पूछा आता है, इस पर समझ लो क्वेश्चन, तैयार जरूर से कर लेना। अभी पिछला जो पेपर आपका हुआ था उसमें भी मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, आई होप याद होगा आप लोगों को, जो पढ़ते हैं ना आप लोग, V0 = Vmax S/S+Km, है ना। तो ये वाली कॉन्सेप्ट भी आपकी बहुत रिपीटेडली पूछी जाती है। और इससे रिलेटेड यही नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, एक बार मैं आपको इस बुक में दिखा दे रही हूँ, अगर आपके पास में होगा तो आप यहीं से पढ़ सकते हैं। ये मिकेलिस मेंटन का ग्राफ आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रहा है, इसके अलावा डेरिवेशन इसका दिया गया है, जहाँ पर आपको Km का फॉर्मूला भी दिया गया है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, K-1 + K2, ये भी 2 नंबर में पूछा गया आपके एग्जाम में, है ना। उसके बाद KES की वैल्यू आपको दी गई है, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेशन है ना, जो एंजाइम सबस्ट्रेट की एफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तीनों कंडीशंस जो आप पढ़ते हैं ना, कि एंजाइम का इन्फ्लुएंस क्या होगा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम है Km से या ज़्यादा है या Km के बराबर है ना। तो 3 पॉइंट जो आप पढ़ते हैं, इसी पे पिछली बार भी पेपर में क्वेश्चन आया था आपके, दिसंबर वाले पेपर में इस पर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वापस से आ जाएंगे, ये हो गई कहानी मिकेलिस मेंटन ग्राफ, कांस्टेंट और इक्वेशन की। इसके अलावा 2-3 टर्म्स और है। टर्नओवर नंबर आप पढ़ते हैं Kcat, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट आप पढ़ते हैं Kcat/Km, ठीक। इसके अलावा एक स्पेसिफिक एक्टिविटी भी आप पढ़ते हैं, वो भी पूछा आता है आपके एग्जाम में। तो ये सब एंजाइम चैप्टर से ही, जो अभी मैं थ्योरी की बुक दिखाई थी, वहाँ अगर आपके पास में होगी तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और आपकी है एंजाइम काइनेटिक्स में ही, सबस्ट्रेट के साथ साथ जो एंजाइम इनहिबिटर का इफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, वो भी बहुत पूछा जाता है। और उसमें आपको 2 तरीके के इनहिबिटर्स आप पढ़ते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल की जो कैटेगरी है, कॉम्पैरेटिव, अनकॉम्पैरेटिव, नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर्स, इस पे खूब क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एक मिक्स्ड इनहिबिटर भी है, बट कॉम्पैरेटिव, नॉन कॉम्पैरेटिव, अनकॉम्पैरेटिव इनहिबिटर्स पे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइनवर-बर्ग प्लॉट बेस्ड, या Km की वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, Vmax की वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, कौन सा इनहिबिटर एंजाइम से डायरेक्टली जाके जुड़ रहा है उसके एक्टिव साइट पे, कौन सा इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट से जाके जुड़ रहा है, कौन सा डेड एंड कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कौन सा एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली भी, ग्राफिकली भी एंड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आपका रिपीटेडली मिलता है आपको, ये तो गेट CSIR सब में पूछा आता है। नेक्स्ट 2-3 ग्राफ मैंने डाले हैं, एक तो मिकेलिस मेंटन ग्राफ हो गया, दूसरा लाइनवर-बर्ग ग्राफ आप पढ़ते हैं, एडी हॉफस्टी एंड डिक्सन पे भी अभी रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लॉट्स हैं इनको भी अच्छे से आपको तैयार करना है, इसमें भी रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। लाइनवर-बर्ग प्लॉट पे क्वेश्चन आया है, इनहिबिटर बेस्ड क्वेश्चन आया है, और इसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स भी आपके
पूछे गए हैं। उसके अलावा रेगुलेशन है एंजाइम एक्टिविटी का, जिसमें 2 तरीके के रेगुलेशन, ऑल्दो आप 5 तरीके के रेगुलेशन पढ़ते हैं एंजाइम के रेगुलेटरी पाथवे में, जिसमें 2 तरीके के जो रेगुलेशन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। पूछा आइसो एंजाइम वाला भी जाता है, बट 2 तरीके ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक एलोस्टेरिक कंट्रोल, जिसमें एक आप फीडबैक इनहिबिशन की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन, इस पे खूब क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। दूसरा आप रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें आप एंजाइम को फॉस्फोराइलेट या डीफॉस्फोराइलेट या किसी भी तरीके का ग्रुप के एडिशन या रिमूवल से उसको एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होगा, वो फॉस्फोराइलेशन हो, एडनाइलेशन हो, या कोई और तरीका हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको रिपीटेडली मिलता है। एंजाइम काइनेटिक्स बहुत ही फेवरेट है, CSIR का बहुत ही रिपीटेड टॉपिक है, समझ लो। एंजाइम काइनेटिक्स बहुत अच्छे से तैयार करनी है आपको। अगले टॉपिक पे आएंगे मेटाबॉलिज्म। इनपुट कम एंड आउटपुट ज़्यादा। इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा से मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो अगर आपने मेमोराइज कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो इसका कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा और 100% श्योर है कि क्वेश्चन रिपीट होने हैं। ग्लाइकोलिसिस तैयार करेंगे, जिसमें जितने रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं, एनर्जी कितनी बन रही है ग्लाइकोलिसिस से, 2 पायरुवेट बन रहा है, टोटल 2 ATP बन रहे हैं, 6 कार्बन का कंपाउंड 3 पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, सारी चीज़ें। साइटोसॉलिक प्रोसेस है, रेगुलेटरी एंजाइम में हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, पायरुवेट काइनेज, सारी चीज़ें, ठीक। या ATP से इनहिबिट हो रहा है, ADP MP से एक्टिवेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन डायरेक्टली, 2 नंबर के भी, 4 नंबर के भी। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से कन्वर्जन होता है ऑक्सीडेशन। मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है, आई होप सब लोग समझ पा रहे होंगे। हमें मान के चल रहे हैं इन सभी टॉपिक्स को आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कम से कम, नहीं पढ़ा है तो अभी समय है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट ऑक्सीडेशन, जो क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट बना, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन तो एसिटिल कोएंजाइम है। तो ये दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस तो है ही इंपॉर्टेंट, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन भी इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड साइकिल का तो कहना ही क्या, बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे सिट्रिक एसिड साइकिल का रेगुलेशन हो, सिट्रिक एसिड साइकिल में जो आपको अलग अलग इंटरमीडिएट मिलते हैं, उनके प्रिकर्सर, मतलब वो एज ए प्रिकर्सर यूज होते हैं अलग अलग कंपाउंड की बायोसिंथेसिस के लिए, या सिट्रिक एसिड साइकिल में कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, कहाँ पर NADPH, कहाँ पर FADH, कहाँ पर ATP और किस अमाउंट में, ठीक। या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है सिट्रिक एसिड साइकिल में, सारी चीज़ें रिपीटेडली मिलती हैं आपको, ठीक है। उसके बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही रिपीटेड टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आप पढ़ते हैं, जिसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से आते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू होता है, जिसमें आपको 4 कॉम्प्लेक्स प्लस ATP सिंथेज मिलता है, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 एंड ATP सिंथेज मिलता है, जिससे ATP बनने की पूरी प्रोसेस होती है। तो ये पूरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। ATP सिंथेज कैसे काम करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, कौन सा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, किसके साथ आयन सल्फर प्रोस्टेटिक ग्रुप जुड़ा है, किसके साथ हीम जुड़ा है, सारी चीज़ें। उसके अलावा ETC इनहिबिटर, इस पे कभी 2 नंबर में, कभी 4 नंबर में, ठीक है, कभी 2 नंबर में, कभी जैसे सभी साइनाइड पूछ लिया, कभी अजाइड पूछ लिया, कभी रोटिनोन पूछ लिया, कभी एमाइटॉल पूछ लिया, तो पूरी टेबल इसकी आपको मिल जाएगी कैटलिस्ट की बुक में, एंड इस पे क्वेश्चंस आपको जरूर से मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक लास्ट टॉपिक मेटाबॉलिज्म का जो मैंने डाला है इंटेंशनली, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने डाला है रेगुलेटरी एंजाइम्स रोल एंड रेगुलेशन। जो आप अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ते हैं, चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स का एक्टिविटी हो, या ग्लाइकोजन सिंथेसिस की प्रोसेस हो, ग्लाइकोजेनेसिस, या ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की प्रोसेस हो, ग्लाइकोजेनोलिसिस, तो इन सभी प्रोसेस में जो रेगुलेटरी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका रेगुलेशन, उनकी स्ट्रक्चरल डिटेल बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में। हेक्सोकाइनेस कैसे काम कर रहा है, PFK1 का एक्टिवेटर कौन है, इनहिबिटर कौन है, ये कैसे फॉस्फोराइलेट होकर एक्टिवेट हो रहा है, डीफॉस्फोराइलेट होकर एक्टिवेट हो रहा है, पायरुवेट काइनेज, या PDH कॉम्प्लेक्स कैसे एक्टिवेट हो रहा है, इसकी फॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेशन होगा कि डीएक्टिवेशन होगा, कौन कौन से कोफैक्टर्स चाहिए होंगे, ग्लाइकोजन सिंथेज में क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज में क्या है ना। तो ये सभी जो एंजाइम्स हैं, इनकी अलग से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। मैंने जो अभी ट्रेंड देखा है CSIR का, जितने भी एंजाइम्स हैं हर यूनिट में, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी का नाइट्रोजिनेज हो, फोटोसिंथेसिस का रूबिस्को हो, बायोकेमिस्ट्री की ग्लाइकोलिसिस का फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 हो, है ना, या आप जो है थर्मोडाइन से पहुंच जाएंगे, मतलब किसी भी इस रिएक्शन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन पे आपको खूब क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके स्ट्रक्चरल डिटेल पे और उनकी एक्टिविटी पे और उनके रेगुलेशन पे, है ना, कि कौन सा ग्रुप उनसे बाइंड करके उनको एक्टिवेट कर रहा है या उनको डीएक्टिवेट कर रहा है। तो सभी प्रोसेस, ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप पढ़ते हैं,
है ना। टेक्निक में तो हर एंजाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजाइम के बिना मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत स्लो होती है, उस रेट से नहीं होती है, तो इनका रेगुलेशन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको मिलता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक एक और मैंने डाला है जिसको आप थर्मोडायनेमिक्स नाम से जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी आपका बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ कई सारे टॉपिक्स हैं। आप एंथैल्पी पढ़ते हैं, एंट्रोपी पढ़ते हैं, फ्री एनर्जी पढ़ते हैं, के प्राइम ई क्यू की कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, और इन सब में मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिस्ट किए हैं जिन पे मुझे मिला क्वेश्चन रिपीटेड। ठीक है, पहला सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी, ठीक है। दूसरा वेरिएशन ऑफ रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी साइन ऑफ डेल्टा, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि डेल्टा जी नेगेटिव है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक, डेल्टा जी पॉजिटिव है रिएक्शन एंडरगोनिक नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इस पे कॉन्सेप्ट आपको मिलती है कि डेल्टा जी की वैल्यू आपको दी गई हो और उससे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करनी है, आपको स्ट्रेट एंड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। दूसरा जो आप पढ़ते हो ना कि अगर कोई एंडरगोनिक रिएक्शन है और उसको अगर आप एक्सरगोनिक रिएक्शन से कपल कर दो तो एंडरगोनिक रिएक्शन भी एक्सरगोनिक हो जाती है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना डेल्टा जी के एडिटिव नेचर का, कि दो रिएक्शन को एक कॉमन इंटरमीडिएट से हम कपल कर सकते हैं, है ना। और इससे हम एक जो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल प्रोसेस है उसको हम फेवरेबल प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो एडिटिव नेचर है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। लास्ट एक और आप इक्वेशन पढ़ते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस के प्राइम ई क्यू, है ना, माइनस एल एन के प्राइम आर टी एल एन के प्राइम ई क्यू का एक इक्वेशन आप पढ़ते हैं ना, के प्राइम ई क्यू और डेल्टा जी का रिलेशन, आई होप याद होगा आपको। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के प्राइम ई क्यू, के प्राइम ई क्यू प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की जो रेशियो होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक, अब जो ये बातें मैंने करी, अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो हो सकता है आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो पीडीएफ के फॉर्म में, जो भी XYZ आपके पास में बुक है उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास MCQ बुक कैटलिस्ट की है तो यहाँ पर तो आपको बायोकेमिस्ट्री की यूनिट बिल्कुल सेग्रीगेटेड मैनर में मिलती है, मैंने अभी आपको दिखाया भी था। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को देखना ही नहीं, उन टॉपिक्स को पढ़ना है आपको। इन वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपको बता सकूं कि जो आप 100-90 के आसपास रह जाते हो ना, उसमें थोड़ा सा इनपुट अगर आप डालो, आप सही चीज़ पे फोकस करो, है ना, तो आप ये 120 का जो फासला है ना, 130 का जो गैप है वो आप पूरा कर लोगे। 100 से 130 120 का जो गैप है वो आप पूरा कर लोगे, या 90 से 130 का गैप पूरा कर लोगे, क्योंकि कई बार आप एनर्जी लगाए पड़े रहते हो उन टॉपिक्स में जहाँ से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो टाइम तो लग रहा है, एनर्जी तो लग रही है, लेकिन नंबर उतने आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको MCQ बुक से आपको मिल जाएगा पूरा पूरा PYQ। और ये जो बुक मैंने अभी आपको दिखाई थी, जिससे कुछ पेजेस मैंने अभी शेयर किए थे, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री यूनिट मिल जाएगी, जहाँ से आपको ये जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार जो क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, एक काम करेंगे, इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हम आपको दिखा भी दें, जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन जनरली आपको दिखा दें ताकि आपको समझ में आए। देखो हम जो बात कर रहे थे ना, ये आपको दिया गया इस क्वेश्चन में, ये बीटा शीट अल्फा हेलिक्स की कहानी। ठीक है, ये कहानी किसकी है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। आई होप सबको विजिबल है स्क्रीन, और जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, उससे है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये एंजाइम इनहिबिटर से है। ठीक है, ये भी आपका CSIR सितंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, पायरुवेट काइनेज डेल्टा जी की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ETC वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उससे है। ये क्वेश्चन आपका है एडी हॉफस्टी प्लॉट एंड मिकेलिस, ये आपको लाइनवर्क बर्ग प्लॉट दिया गया है, और ये आपको दिया गया है एडी हॉफस्टी प्लॉट। ठीक है, तो उससे है जो मैंने अभी दिखाया था आपको। अगला क्वेश्चन अगेन आपको रामाचंद्रन प्लॉट से दिया गया है। ठीक है, फिर आप आएंगे तो ये क्वेश्चन आपका इनहिबिटर से दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन प्रोटीन स्ट्रक्चर से है। अगला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है ये मिकेलिस मेंटन ग्राफ से है। अगला क्वेश्चन फिर मिकेलिस मेंटन से है। ठीक, उसके बाद कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर से क्वेश्चन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, जिसमें आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, उसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये डी अमाइनो एसिड एल अमाइनो एसिड के कॉन्फिगरेशन पे क्वेश्चन है। ये पीके वैल्यू, आपको पीआई वैल्यू निकालनी है लाइसिन की, जो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये आपको हीमोग्लोबिन का ग्राफ दिया गया है ना, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जो टॉपिक है आपका, जिससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। उसके बाद अगेन प्रोटीन सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन, प्रोटीन सीक्वेंसिंग के साथ ये इनहिबिटर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आयन सल्फर आर की पॉजिटिव ग्रुप्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये जो ETC में आपको आयन सल्फर प्रोटीन किसमें नहीं होता ये पूछा गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन
एटीपी ये भी ईटी है, ईटीसी से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जो आपका है ये मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट से है, ठीक है। देन फीडबैक इनहिबिशन से क्वेश्चन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया, ठीक। पीआई वैल्यू का क्वेश्चन फिर से, अगेन पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन का क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन आपका प्रोटीन सीक्वेंसिंग का, ठीक है। एक क्वेश्चन अगेन आपका मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स का। तो ये क्वेश्चन दिखाने का पर्पस बस इतना सा है कि अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपके पास ये कैटलिस्ट की बुक है तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो सब आपको मिल जाएगा, है ना। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग की बात मैं कर रही थी कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग में प्रोटीएज की टेबल हम आपको देते हैं, और उस प्रोटीएज की टेबल पे आपको ढेरों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं अगर आप उसको भी ढंग से तैयार कर लें। प्रोटीन सीक्वेंसिंग में एक टेबल मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये टेबल, ठीक है, इसमें नहीं है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसमें, सेल बायोलॉजी भी दी गई है, बायोकेमिस्ट्री भी है, टेक्निक भी है, बहुत सारी यूनिट्स आपको मिलती हैं, और उसी में आपको ये टेबल की मैं बात कर रही थी, आप देख सकते हैं प्रोटीएज की टेबल, जहाँ पे आपको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए बी सी, है ना, अमाइनोपेप्टाइडेज, एम पायरोग्लूटामेट, सबके जो क्लीवेज साइट्स हैं वो दिए गए हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जल्दी और वीडियोस के साथ में आएंगे जिसमें बाकी की यूनिट के भी जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है वो आपको बताएंगे। वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप में कई लोगों ने कुछ और वीडियोस की रिक्वेस्ट की है, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी जब मैं उन चीज़ों को प्लान कर लूँगी। थैंक यू।